Okay, so see, if I talk about modern history, so modern history को हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, बताइए। यूरोपियंस वो सब के, आप कहाँ से? आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, यस। औरंगजेब। तो देखिए, उसके पहले एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आता है। हाँ, मुगल्स का डिक्लाइन था, राइट। तो देखिए, जैसे हम बात करें कि जो है ना, ये जो एक्ट आए हैं, है ना, हाँ, तो जैसे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, एक तो कंपनी रूल में और एक क्राउन रूल में। हाँ, कंपनी रूल और क्राउन रूल Right. दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ना। तो अब मेरे को ये बताइए कि हमको जो है ना ये एक्ट लाने की क्या ज़रूरत थी, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड ब्रिंगिंग द एक्ट। पर्पस बिहाइंड ब्रिंगिंग, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, काउंसिल एक्ट, ये एक्ट क्यों लाया गया, व्हाट वाज द नीड। कि ट्रेड को कंट्रोल करने सिस्टम बनाना पड़ेगा ना एक। कौन सा सिस्टम? जैसे अगर समझो मैं कुछ लेन देन कर रही हूँ, तो आई मेक अ बैलेंस शीट in Excel. If my balance, if my area is increasing, then I need to regulate also. तो उनके इधर ज़्यादा एरिया आने लगी थी लड़ाई कर करके, मतलब तो वो एरिया को उस पर रेगुलेशन लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अंडर में है उनके, उससे कैसे रेवेन्यू ले सकते हैं। तो उसके लिए एक्ट्स आने लगे थे। वो तो ठीक है, जनरल पॉइंट है। मेन पॉइंट जानते हैं क्या है? हाँ। कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है ना, प्राइवेट कंपनी थी। यही रीजन है कि ये अदर कंपनी की तुलना में, जैसे मतलब कि ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, फिर अदर कंपनी हो गई ना, इसके तुलना में ज़्यादा सक्सेसफुल थी, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी थी, ये अपना प्रॉफिट भी देख रही थी। इसका जो है ना इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी था। हाँ। तो क्या है कि वजह से करप्ट हो रही थी। हाँ। मतलब कि पैसा जो है ना, ये हम लोगों से ले करके किसानों से वहाँ पैसा ट्रांसफ़र नहीं करती, कहाँ, इंग्लैंड है। तो उसको रेगुलेट करने लाया गया क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। उसका नाम ही है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक ना। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था ना, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग। बैरन हेस्टिंग। तो ये था क्या था, रॉबर्ट क्लाइव क्या था? रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल नहीं था, ही वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल मे बी। मैं बोल रहा हूँ गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? रॉबर्ट। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग। बैरन हेस्टिंग। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेंटिक। एंड हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। एंड हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। होमबर्ग। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक ना। तो देखिए, तो इसमें देखिए, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें पता रहेंगी, लेकिन क्या है ना कि मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ ना, वो सारा आपके काम आ जाएगा। तो देखिए, जो 1773 का जो एक्ट था ना, इसमें क्या क्या गया ना कि जो है ना, कुछ गवर्नर जनरल होगा, जो है ना, जो इसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। हाँ, रेगुलेट करेगा। जो गवर्नर जनरल। अरे तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये कहाँ बनाया गया था, कौन से एक्ट में? 1909। 19 क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था इसमें, है ना, इसमें 1773 में। 1784 में बनाया गया था। हाँ। और दूसरा वाला 1909 में देखिए, ना। पहले पूरा काम जो है ना, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था। हाँ। लेकिन क्या है ना कि जो 1784 है ना, इसमें इसके फंक्शन को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ना, ये करेगा पॉलिटिकल फंक्शन कंट्रोल, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, करेगा कमर्शियल फंक्शन। सी मतलब कमर्शियल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब पॉलिटिकल। ये 1773 के एक्ट में नहीं आया था ना? 84 वाले एक्ट में आया था। डिवाइड कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं इसको। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं इसको डिवाइड कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव दिखेगा,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीसी है तो कमर्शियल। फिर बोला कि नहीं भाई जान तो क्या है। अब देखिए ये इस समय था जब बैटल ऑफ प्लासी हो गया था 1757 में, और यहाँ से इंग्लैंड को, ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल गया कि अब क्या है ना कि हमको जो है ना, देखिए पहले इन्होंने जो है ना टेरिटोरियल एक्सपेंशन में काम किया नहीं किया, बिल्कुल गलत, ये लोगों का मिथ है। पहले इन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन में काम नहीं किया, पहले इन्होंने काम किया था किस पे, रेवेन्यू जनरेशन पे। जब पैसा आएगा तभी तो हम टेरिटोरियल एक्सपेंशन करेंगे, है ना। जब टेरिटोरियल एक्सपेंशन करेंगे ना तब जाके जानते क्या हुआ फिर। फर्स्ट जॉब, एक मिनट, फर्स्ट जॉब इज रेवेन्यू जनरेशन, ठीक और है। सेकंड क्या था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, और थर्ड क्या था, टेरिटोरियल कंसोलिडेशन, लास्ट में कंसोलिडेट करेंगे। तो ये जो रेवेन्यू जनरेशन था ना, ये शुरू में चल रहा था। जैसे 1757 का रिवोल्ट हुआ, फिर इलाहाबाद टीटी हुई 1765 में, तो उन्होंने इससे, है ना, जो है इसके थ्रू जो है उनको जो है दीवानी राइट्स मिल गया। अब इनको पैसा आने लगा, अब उन्होंने फोकस कर दिया किस पे, एक्सपांसन पे। तभी तो ये वार होते हैं, एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो कर्नाटक वार। ये किसके लिए हुए हैं, रेवेन्यू के लिए नहीं, ये किसके लिए हुए हैं, टेरिटोरियल एक्सपांसन के लिए हुए हैं। ध्यान रखिएगा। 80 to 84 कौन सा वॉर हुआ था? 80 to 84, 1780 to मराठा। 84, कौन 84? 1780 to 1784, ये एंग्लो वो था, मैसूर, हाँ एंग्लो मैसूर वार, सेकंड वाला। हाँ। तो ये जो वार हुए थे ना बेसिकली, ये टेरिटोरियल एक्सपांसन के लिए हुए थे। टेरिटोरियल कंसोलिडेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ बताइए। मतलब जो चीज़ आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, कहीं बुक में लिखा नहीं रहेगा, क्या ना कि एक आपको वो दूंगा ओवरव्यू इंडियन हिस्ट्री का। टेरिटोरियल जो कंसोलिडेशन है ना, ये स्टार्ट होता है 1858 से। अच्छा। जब 1857 का रिवोल्ट हो जाता है ना, तो उनको पता चल गया भाई कि क्या है ना कि जो अब क्या है, जो है उसी को संभालते हैं भाई, रिवोल्ट करने लगे हैं यार। तो जानते क्या है, मतलब पहले उन्होंने रेवेन्यू जनरेट कर दिया ट्रीटी साइन करके। अब जो है ना उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे वार लड़ दिए, एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो बर्मा वार, एंग्लो पंजाब वार, एंग्लो जो भी है ना। फिर क्या है ना कि 1858 का रिवोल्ट हो जाता है, उसके बाद कहते नहीं भाई अब क्या है ना कि हमको क्या करना, शुरू करना है, कंसोलिडेट करना है। तो ये जो है आपको तरफ टाइम लाइन कैसे चीज़ें आपको पता है कि 1793 में एक चार्टर एक्ट आता है, और ये बोला गया कि अगले 20 साल तक लगातार चलेगा। 83 के बाद, 84 के बाद ना 93 वाला डायरेक्ट 93 जो है ना चार्टर एक्ट आता है, फिर चलेगा 1813, फिर 1833, फिर 1853। ये 4 लगातार चार्टर एक्ट आए हैं लगातार 20-20 साल के डिफरेंस में, ये ध्यान रखिएगा। 1833 वो एक्ट है जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। और कौन था फर्स्ट, विलियम बेंटिंग। ही वाज द मोस्ट लिबरल पर्सन लाइक मी, नॉट लाइक ओके हाँ 1853। तो देखिए फर्स्ट टाइम ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विस कब बात की गई थी, इसमें 53 में, बिल्कुल गलत, 33 में। हाँ बात इधर की गई थी क्योंकि दोनों में लिखा है, आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना, दोनों में लिखा है। स्टार्ट बोल रहा है, स्टार्ट 1833 से की गई थी, इम्प्लीमेंट साथ किया गया होगा 1853 से। अब आपको पता है कि 1857 में क्या हो जाता है, रिवोल्ट हो भैया जाता एक बार है। वो पूरा बता दो ना, फिर ये एक्ट का भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो भी लिखे रहोगे ना आप। ये तो देखो नहीं, देखिए क्या है ना, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, वो कहना आपको कहीं भी मिल जाएगा, जो आपको इम्पोर्टेंट है वो चीज़ बता रहा हूँ। इसमें जाएंगे तो केवल 2 घंटे इसी में लग जाएगा फिर ना। बात ये जो चीज़ अपने से कर सकते हैं उसको क्या मतलब बताने से। तो देखिए 1858 चलते हैं, यहाँ से एक चेंज हो जाता है, जानते क्या है, जो कंपनी रूल था ना वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्राउन रूल में। इसका मतलब क्या बताइए, सारा कुछ वो सैंक्शन करेगी, पार्लियामेंट्री कंट्रोल हो जाएगा वो, उधर से क्वीन कंट्रोल करेगी, क्वीन। और जो है ना एक नया पोस्ट बनाया गया, क्या, वायसराय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा करके वायसराय ऑफ इंडिया बनाया गया। और एक नई पोस्ट बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि इंडिया में एम्बेसडर होगी। हाँ जी, मतलब कि जो है ना देखिएगी क्वीन वहाँ रहेगी और यहाँ रहेगा वायसराय।
दोनों के बीच में मिडिल का काम करेगा वो वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ रहेगी, वो स्टेट। वहाँ पे रहेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो वो वहाँ पे रहेगा ना लंदन में। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं भैया, वाइसरॉय को वो अगर वाइसरॉय तो ऑलरेडी है इंडिया में, वो उधर उसका बात उसके सामने रखेगी। तो ये यहाँ भी आता जाता रहेगा और उसके बाद वहाँ मतलब पहुँचाता ऑफिस वहाँ पे रहेगा। रहेगा। मिडिल काम करके पहुँचाता नहीं, मिडिल का काम करेगा वो जो है ना मिडिल काम करेगा। इसकी बात को वहाँ पहुँचाए क्या कैसे चल रहा है सिस्टम। तो ये लाया गया था 1858 के अंदर। इसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं। इसका रीजन क्या बताइए, व्हाई इट इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस। अभी हम गवर्नेंस अच्छा करेंगे। हाँ, इसमें जो है ना, अब हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे। इसमें जो है ना कुछ जो इंडियन सोल्जर थे ना, उनके नंबर को क्या कर दिया गया था, इंक्रीज डिक्रीज है। कम क्यों कम क्यों नहीं, करेंगे? इंक्रीज किया गया था इसमें। क्यों? क्योंकि वो रिवोल्ट के वही हुआ था ना, रिवोल्ट तो रिवोल्ट हुआ तो इंक्रीज क्यों करेंगे? नहीं, एक मिनट, कुछ तो हुआ था। रिवोल्ट हुआ तो क्यों करेंगे? चलिए अरे क्यों कम किया गया था, इसका रीजन ये जानते क्यों? कि हाँ, मेरे को समझ गया क्या? क्योंकि ना वो लोग हमारे अंदर ही म्यूटिनी ना करें। हाँ, वो जो trusted लॉयल रहेंगे ना और केवल उसी को रखा जाएगा। स्पेशली मेरे को अब याद आ रहा है कि जो सिंध पंजाब के हैं उनमें ज़्यादा लोग थे, उनके ज़्यादा लोग, क्योंकि वो लोग लॉयल थे ब्रिटिश क्राउन को। हाँ, तो जो है ना धानक में कम कर दिए गए थे, ये ध्यान रखिएगा। 1853 में ही ना, 58 में ही। फिर देखिए अंदर क्या है। अब देखिए उनको पता चला गया कि क्या है ना, देखिए यहाँ से क्या है ना, अभी तक हमारा जो देश था ना, अभी तक जो हमारा देश था वो क्या था कि हम लोग ऐसे ही कोई यूनिटी है ना, हम लोग लोअर मिडिल क्लास लोग थे, मतलब प्रिंसली स्टेट थे और रिच क्लास थे। 1857 के पहले तक हम लोग बहुत रिच क्लास थे, बहुत प्रिंसली स्टेट थे, है ना, राजा थे, बड़े पैसे वाले लोग थे। लेकिन इसके बाद क्या है ना कि हम लोग थोड़ा सा क्या है, जागरूकता बढ़ गई। तो हमारे जो इंडियन लोग थे ना वो जाएंगे बाहर पढ़ने हैं 1858 के बाद। जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, जज जानकार है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए। तो ये इन्होंने थोड़ा बहुत क्या है ना कि डिमांड करना स्टार्ट कर दी ब्रिटिश से यार। तो अब चूंकि प्रेशर आने लगा और एक चीज़ रिवोल्ट भी हो गया था, तो इसके मद्देनजर उन्होंने जो है ना लाया 1861 का काउंसिल एक्ट। और उन्होंने बोला कि आप क्या है ना कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम अगर पावर का किया गया डिसेंट्रलाइजेशन ना, तो यही है 1861 में। कहें जो है ना कि अब ठीक है भाई, तुम लोग भी आ जाओ लाइन में, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, है ना, क्योंकि भाई तुम लोग जानकार हो गए हो, पढ़े लिखे होशियार हो, है ना। तो उन्होंने एक लाना स्टार्ट कर दिया, है ना। फिर क्या हुआ आपको पता है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये डिसेंट्रलाइजेशन बस काम नहीं चलेगा, लेकिन ला तो तुम ही बना रहे हो ना। मान लीजिए कि भाई, अब मान लीजिए तुम दिल्ली में बैठे हो और मान लो कोई केरल में किसी को प्रॉब्लम है, तो कैसे आपके पास पहुंचेगा? तुम्हें बोला कि भाई एक प्लेटफॉर्म बनाते हो, फिर क्या बनाया गया? पोर्टफोलियो सिस्टम लाया लॉर्ड कैनिंग ने। अरे यार, मैं बोल रहा हूँ 1861 के बाद जो है ना एक जो है ना प्लेटफॉर्म बनाया गया कि भाई मतलब ताकि जो है ना कि सब लोग जो है ना, गवर्नमेंट को ऐसा, ताकि जो है सब लोग आके वहाँ पे अपना जो है ना जो समस्या है वो बता सके। अरे यार, 1861 के बाद क्या बनाया गया था? कोर्ट बनाया गया था, लेजिस्लेटिव। क्या लेजिस्लेटिव? यार दिमाग कहाँ बेच के आते हैं। वही जहाँ भी सी सेट कर रहे थे वहीं बिक गया पूरा दिमाग। 1885 में क्या आया था? अच्छा, आईएनसी। तो ये बोलना पड़ेगा आपको, इतना बड़ा आप हिस्ट्री की बात करो, आप बोलो क्या आया था। हाँ, तो प्लेटफॉर्म कौन से, इससे बड़ा कौन सा प्लेटफॉर्म बताइए? 1861 के बाद कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है बताइए? ये तो आपको गेस कर लेना चाहिए था, कहा तो गेस कर लेती। इतना गेस करना पड़ेगा, इतना गेस करना पड़ेगा, आपको सोचना सिखा रहा हूँ। देखिए क्या है ना, यूपीएससी है, ये रट्टा मारेंगे ना, देखिए बहुत रट के बैठे हुए हैं। यू हैव टू थिंक लाइक दैट। अरे भैया पता है। हाँ ठीक है। तो देखिए, तो 1885 जो है ना, इसमें आईएनसी बनाया गया। बोला कि भाई अब क्या ना, मुझे एक प्लेटफॉर्म बनाओ, है ना। तो इसमें जो है ना बोला कि अब हर साल जो है ना मीटिंग होगी, हर साल इसकी प्रेजाइड मीटिंग होगी, हर जगह एरिया में होगी, लोग अपना अपना कंसर्न इसमें पेश करेंगे। ये 3P पे काम करता था। कौन सा 3P होता था? अकाउंट जो है ना कहीं ना सेफ्टी वाल्व होगा,
फिर जो है ना ये 1893 का फिर से आ गया, नहीं 1892 का है, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसे बोला है कि अब भाई क्या है ना कि तुम लोग जो है ना अब ज़्यादा होशियार हो रहे हो, तो चलो तुम लोगों को जो है ना मैं क्या करता हूँ ना कि लेजिस्लेटिव में, हाँ आप लोग जो है ना आके जो है ना सुन सकते हो क्या चल रहा है लेजिस्लेशन में। वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, मतलब नंबर बढ़ा गया था हाँ। इंडियन वालों का, और यहाँ पे क्या लो आप पार्लियामेंट में आके सुन सकते हो। हाँ। हाँ इलेक्शन जो है ना सबसे पहले है ना इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात इसमें की गई थी। चलो इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात कर देते हैं हम। तो ये है इसी में किया गया था। फिर आता है फर्स्ट टाइम, एक मिनट ना भैया, फर्स्ट टाइम फिर आता है 1909। 1909, ठीक है। इसमें बोला कि भाई चलो क्वेश्चन भी पूछ लो, चलो जो भी डाउट हो क्वेश्चन पूछ लो, जैसे होता है ना क्वेश्चन आर वगैरह, हाँ। इसी में किया गया था। हाँ क्वेश्चन आर इसीलिए वो है ना लिखा हुआ रूल्स में भैया, हम्म कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है ना वो, हम्म कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं लिखा है। और फर्स्ट टाइम जो है ना कोई इंडियन जो है ना वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर बना था, वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये मैंने बताया था पहले ही, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है 1919। ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन बताइए मेरे को। ये एक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1919 का। अब मेरे को रीजन बताएंगे आप, मैं अब नहीं बताऊंगा। हाँ? चलिए एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, एक्टिव। बताइए। ये आपने क्या बोला इसमें, क्या इंडियन वाइस? अरे ये पहले लिखे हैं यार, ये जो लिखे हैं उसको ठीक है। कट कर दीजिए। इसको लिख चुके पहले, क्या बार बार लिखते हैं 19 पेज मत, तो नोट्स को कंसाइज कीजिए। आप पेज बहुत बड़ा आ रहे हैं, आपको दिक्कत होगी रिवाइज करने में, बता रहा हूँ मैं। देखिए पेज कितने कंसाइज किया था, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री खत्म है। आप देखिए आप उसमें लिखे तो क्यों लिखे दोबारा, उसी को उसमें ऐड कर लीजिएगा बस करके, चीज़ों को कंसोलिडेट कीजिए। देखिए अभी केवल समझने फोकस कीजिए। तो देखिए जो 1919 था ये इसका टाइम पीरियड ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1919 में वही जब गांधी जी आए थे तब। एक तो गांधी जी थे, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग हो गया, ठीक है, और रॉलेट एक्ट आया था तब, रॉलेट एक्ट हो गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919। ये अरे वो तो एक हाँ। है ही, एक्ट का नाम ही बता रहा हूँ, ये बता इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। और बताइए। और चंपारण हुआ था, खेड़ा और अहमदाबाद, और सबसे इम्पोर्टेंट जानते क्या है, वर्ल्ड वार 1 जो है ना एंड हो गया था, है ना। तो देखिए इन मतलब इंडिया में क्रोध भी था इस समय, और इसी समय जो है ना नहीं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल की स्टैब्लिशमेंट किया था। और होम रूल का मतलब क्या होता है, अपना खुद का रूल, अपना खुद का रूल। इसी के संदर्भ में ये आ गया एक्ट 1919 का, और इसको बोला गया सबसे पहले इस एक्ट में बोला जाता क्या बोला गया, क्या, डोमिनियन स्टेटस। और ये भी बोला गया कि आप जो है ना क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं इसमें। तो ये जो है ना ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो है ना सेल्फ गवर्नमेंट जो है ना और डोमिनियन स्टेटस की बात जो है ना 1919 के एक्ट में की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। हाँ फिर आपको पता है कि जो है ना बहुत सारे जो है ना रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, ये वो फेज है जहाँ पे जो है ना रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। इसका रीजन क्या है, क्यों रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी बढ़ गई? दो रीजन है बेसिकली। रशियन रेवोल्यूशन, ओके गुड, और जलियांवाला बाग, ओके गुड, और चले अब मजा आएगा। बताइए एक्टिव पार्टिसिपेशन और सबसे इम्पोर्टेंट यही है जो आप आया है थर्ड। ये तो ठीक है, सेकेंडरी रीजन है, प्राइमरी रीजन बताइए।
प्राइमरी रीजन क्या है? कि डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही थी। जनरल है यार, जानते क्यों? हाँ। पहले जब गांधी जी आए थे ना, तो हर लोग मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और रिवोल्यूशनरी सब गांधी जी पे क्या करते थे? ट्रस्ट करते थे। चलो गांधी जी देश को आज़ादी दिलवाएंगे। तो गांधी जी ने क्यों लॉन्च किया था उस समय? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन एक क्या हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया। क्या? कौन सा? चोरी चोरा चौरी चौरा। उसे कारण क्या हो गया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ले लिया गया वापस, मतलब पॉज कर दिया गया। तो जो रिवोल्यूशनरी क्लास थी ना, गुस्सा आ गए, बोले कि अब गांधी के बस का कुछ नहीं है, अब मैं अपना तरीका खोलता हूँ। और यही एक फेज है कि यहाँ से जो है ना रिवोल्यूशनरी बहुत एक्टिव हो जाते थे। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए। तो ये इसका रीज़न है एक्चुअली। बिस्मिल कहाँ पे भैया, किससे लिंक्ड है बिस्मिल? काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस, ट्रेंड्स को जो लूटे थे। और वो बॉम्ब बनाना उन्होंने ही लिखा था ना, बिस्मिल ने। तो ये है, तो ये सब एक्टिविटी होते गए। तो इसी को रोकने के लिए एक कमीशन भेजा गया इंडिया में। क्या नाम था उसका? साइमन कमीशन, 1927, है ना। तो जानते क्या है साइमन कमीशन को? जानते क्या है? बोला लाजपत राय ने कि भाई तुम जाओ, गो 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 बैक साइमन, गो बैक, ये गो बैक साइमन नारा लगा दिए थे, गो बैक साइमन। और इसके लीडर कौन थे? लाला लाजपत राय। और वहाँ पे वो उनकी डेथ हो गई थी। इट वाज अ और लास्ट इसने इसका रीजन क्या है? क्यों बोला कि साइमन गो बैक? ऑल वाइट कमेटी मेंबर। और उसमें क्या क्या प्रोविजन थे बताइए? बेसिकली कि डायरेक्टरी को अबोलिश करना है। कहाँ से? प्रोविंशियल से। और वहाँ क्या लाना है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाना है। लेकिन सेंटर में जो है ना, डायरेक्टरी की बात नहीं किया था इसने, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बताया टेस्ट वाले टेस्ट में। दूसरी चीज है ना कि जो है ना डायर की डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स ना भैया। डायर की डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। हाँ, डायरेक्टरी को हटाना है। फिर आ जाता है, जानते क्या है? 1935 का एक्ट है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हाँ भैया, अबॉलिश इन सेंटर, सॉरी इन स्टेट और रिस्पांसिबल गवर्नमेंट। अच्छा, आप एक चीज ध्यान रखे होंगे, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया ना 1935। तो देखिए ये जो है ना, इसने बहुत सारे फीचर्स लाए थे। ऑल इंडिया सर्विस हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, है ना, फेडरल कोर्ट हो गया, है ना, ये सब इसने फीचर लाए थे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाया गया, डायरेक्टरी। एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरी में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, बता देंगे बाद में। अभी इसको टाइमलाइन को ध्यान दीजिए। हाँ। तो ये जो 1935 है ना, हाँ। ये जो है इसमें बहुत सारे फीचर्स लाए गए थे जो अभी भी जो है ना एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया में। इट इज गोइंग स्टिल। क्या आपने क्या क्या लिखा है, क्या क्या लाया गया? वही ऑल इंडिया सर्विस, रिजर्व बैंक, फेडरल कोर्ट सब इस्टेब्लिश किए गए थे। ये है। फिर आपको पता है जो है ना कि सेकंड वर्ल्ड वार हो जाता है, और फिर जो है ना इंडिया को आज़ादी देने के लिए मजबूर हो जाते हैं ब्रिटिश। तो देखिए ये बेसिकली टाइम लाइन था बेसिकली। अभी अब इसके अंदर की चीज़ें जो है ना, अब मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये रफ लाइन था कि कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, कैसे इंडिया ने लूटा है, अरे ब्रिटिश ने लूटा है इंडिया को बहाना बना करके। देख रहे हैं ना। अब चलते हैं कुछ ऐसी चीज़ों पे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक ना। भैया एक लाइन में बोलो ना मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का। देखिए मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और रिवोल्यूशनरी। मॉडरेट बोलते थे कि भाई जो है ना हम लोग एजुकेटेड हैं, है ना। ये एक्चुअली क्या थे? हायर क्लास के थे और एलिट्स क्लास थे और एजुकेटेड लोग थे। तो इन्होंने बोला कि देखिए क्या है ना कि हम लोग जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं, प्रेयर पिटीशन का, ठीक ना। एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं नहीं भाई, इन्होंने बोला कि जो है ना हम ब्रिटिश का साथ देते हैं और साथ साथ जो है ना हम रिफॉर्म लाते हैं इंडिया में। हाँ तो? और एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं कि नहीं भाई हम अपने तरीके से रिफॉर्म लाएंगे, ये ब्रिटिश हमको लूट रहे हैं, है ना। तो हम जो है ना क्या करेंगे, इनका साथ नहीं देंगे, हम इनका बल्कि विद्रोह करेंगे। इसके जैसे बाल लाल पाल, इसके 3 थे, बाल लाल पाल ये थे। रिवोल्यूशनरी ये थे ना कि डायरेक्ट जो है ना अटैक करना है,
तो विरोध नहीं करना है, अटैक करना है डायरेक्ट, ये दोनों डिफरेंस है। ब्लडी रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। वो अच्छा, हाँ ये एक्चुअली रशियन रेवोल्यूशनरी, हाँ रिवोल्यूशनरी, एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, रिवोल्यूशनरी थे। ध्यान रखिएगा। और ये इन्होंने किसी भी कंडीशन में ब्रिटिश का साथ देने की बात कही नहीं है, किसी भी कंडीशन में। इन्होंने डायरेक्ट इनको ओवरथ्रो करो, यहाँ से डायरेक्ट हटाओ, ओवरथ्रो करो। हाँ, मतलब जैसे हटाओ, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, मार राम डालो मंदिर, basically। सीधे हटाओ इनको, मार डालो, नहीं तो मार डालो। हाँ, तो ये इनकी पॉलिसी थे। गांधी जी इनको कभी सपोर्ट नहीं किए रिवोल्यूशनरी को, कभी भी, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये टाइमलाइन थी रफ, है ना। देखिए अब क्या है ना कि 3 मेजर पॉलिसी आई थी जिसके कारण जो है ना ब्रिटिश ने, मतलब कि 3 एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी उन्होंने फॉलो किया था ब्रिटिश ने अपने स्टेट को, मतलब जो है ना Strong अपने बनाने। टेरिटरी को एक्सपांड करता था ना, कि पहले उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, फिर उन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन फोकस किया। तो टेरिटोरियल एक्सपांशन के लिए इन्होंने 3 चीज फॉलो की थी। फर्स्ट, सब्सिडरी अलायंस, और सुप्रीमेसी, इस पर में से क्या है? पैरामाउंसी, नहीं नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हाँ ये तो है। और एक सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, नहीं क्या एक्सपांड टेरिटरी का ना कुछ है, पॉलिसी ऑफ रिंग फोर्स, ये मैंने बताया था आपको। रिंग फेंसिंग, हाँ हाँ, रिंग फेंसिंग। तो ये 3 था। रिंग फेंसिंग किसने लाया था? ये वॉरेन हेस्टिंग ने, और सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली ने, और डोटाइन ऑफ लैप्स। डलहौजी। हाँ, तो ये मेंस का भी टॉपिक है और पीपी का भी, कि 3 उन्होंने चीज़ फॉलो किया था। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जिसके थ्रू जो है उन्होंने अपने टेरिटरी को एक्सपांड करने का प्लान बनाया था टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे टाइम बढ़ता गया ना, तो उनका जो है ना ये जो है ना उसे करते गए, ठीक ना। सब्सिडरी अलायंस के थ्रू पहला स्टेट कौन सा था एनेक्स करने वाला? सब्सिडरी अलायंस के थ्रू हैदराबाद, हाँ, और डोटाइन ऑफ लैप्स के थ्रू, सतारा। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और इसमें सब्सिडरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में अवध भी था, बट इट वाज थ्रू मिस गवर्नेंस, हेयर का हाँ। नहीं था। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा। सतारा के बाद क्या था भैया? वो बहुत सारे एक्ट हैं वो, एक्ट नहीं है, 7 ही तो है। हाँ वही, मतलब 7-8 है मान लीजिए। लास्ट में झांसी है, ध्यान रखिएगा, हो गया। झांसी के बाद नागपुर है शायद, होगा, हाँ, है ना। तो ये कुछ हो गया, बाकी जो है ना, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। अब जैसे मैंने कहा आपको 3 चीज़ों के बारे में, ठीक ना। 3 मेजर रिवोल्ट, मतलब इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए थे 3 मेजर। क्या? एक था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और एक था क्विट इंडिया मूवमेंट। ये गांधी जी के द्वारा थे। हाँ। फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन सा था? 1990 वाला। नाम बताइए, नाम। फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया का कौन सा था? व्हिच वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया? नहीं, वो तो नहीं था। अरे अभी तो बताया था किसी दिन टेस्ट में यार, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, इनका नहीं, काम नहीं चलेगा। देखिए 2 महीने बाद आता है भैया, आप हाँ, ऑप्शन दो। पीवाईक्यू मोड, प्रीलिम्स मोड भैया, आप मेंस पर्सपेक्टिव बता रहे हो, अभी आप खुद ही बता दो। तो मेरे को क्यों याद है? हमको तो अब आपकी जरूरत नहीं है भैया। आपने अपना, आपके दिमाग में एक वर्ड है, जैसे मैं बोल दूं गांधी सबसे अच्छे क्यों थे, बताओ आप। इसमें क्या वर्ड है? गांधी सबसे, उसके कई रीजन है। फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसको बोलते हैं, ये एक ही चीज है। याद नहीं आता। ठीक है, बहाना मत याद करो। कल से देखिए, मैं क्वेश्चन, कल से आपको रिवाइज करने आना पड़ेगा। देखिए ये नहीं चलेगा काम, ठीक है। पता नहीं आप रूम में क्या करते हैं, मैं रूम की पता लगाता हूँ, रूम में क्या करते हैं। किसी दिन मिलेगी ना वो लड़कियाँ, क्वेश्चन पता लगाता हूँ ना, करते क्या है रूम पे। तो देखिए फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ना, ये था खेड़ा सत्याग्रह, ठीक ना। अब बताइए क्यों था खेड़ा सत्याग्रह? मैंने बताया था उसमें रीजन। खेड़ा इसके लिए था ना, टैक्सेस इंक्रीज किया गया था, जबकि वहाँ पे वो था
फॉर माइन वो सब आया था, तब भी टैक्सेस लगाया गया था। हाँ, तो बोले उन्हें बोला कि भाई मैं कोऑपरेट नहीं करूँगा अब आपसे, इसलिए बोलती है फर्स्ट में। फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन था? चंपारण, क्योंकि इसमें जो है ना बोला कि मैं आज्ञा नहीं मानूंगा। अच्छा वैसा। चंपारण में क्या था बताइए? चंपारण में 3 कटिया सिस्टम, नहीं उसमें था क्या? और इंडिको उगाना था उनको, बट वो लोग उगाने बोल रहे थे कि नहीं उगाना है, बिकॉज 70 में उधर वो ब्रिटिश उन लोगों ने सिंथेटिक डाई एक निकाल लिया था इंडिको का सब्स्टिट्यूट। हाँ हाँ, ये धारणा किया गया। और फर्स्ट मास स्ट्राइक कौन सा था? मास स्ट्राइक, फर्स्ट मास स्ट्राइक इन इंडिया। क्विट इंडिया मूवमेंट। बिल्कुल गलत। मास स्ट्राइक मतलब पूरे देश के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। नहीं पूरे देश में नहीं किया था। हाँ, सॉल्ट सत्याग्रह था कोई तो। अरे नहीं, सवाल तो सिविल मूवमेंट है यार। मास स्ट्राइक क्विट इंडिया ही लग रहा है मेरे को। नहीं, फर्स्ट ऑल ओवर इंडिया लेवल फर्स्ट टाइम लोग को पार्टिसिपेट किए थे। मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ कि गांधी के आने के बाद ही हुआ है। अब सोचिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये नॉन कमर्शियल मूवमेंट के पहले हुआ है। फर्स्ट मास स्ट्राइक वो मेरे को पता है 1905 वाला वो। गांधी के आने के बाद हुआ है। पागल है अच्छा, क्या? बाद गांधी के आने के बाद हुआ है वो। यार गांधी ही ऐसे कर सकते हैं मास स्ट्राइक। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल केवल नॉर्थ इंडिया में हुआ था, साउथ इंडिया में क्या हुआ था बताइए? ओ फर्स्ट मास स्ट्राइक ऑल ओवर इंडिया में हुआ था। गांधी के पास वो ताकत थी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, पर्सुएजन पावर थी, पर्सुएजन। याद नहीं आ रहा भैया। रोलेट एक्ट के खिलाफ जो हुआ था ना हड़ताल पूरे इंडिया में, इसे बोलते हैं फर्स्ट मास स्ट्राइक इन इंडिया। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है एक्ट में? जलियांवाला बाग हुआ था। रोलेट एक्ट में क्या था ये पूछ रहा हूँ। कि लाइसेंसिंग का था। क्या लाइसेंसिंग? बंदूक को लाइसेंस करना पड़ेगा वो। मतलब जो है ना बिना किसी रीजन को बताए, बिना किसी रीजन की आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, बिना वकील बिना दलील। तो इसको गांधी ने कहा कि भाई ये तो भाई बहुत गलत बात है भाई, ये नहीं चलेगा। तो उसको फर्स्ट मास स्ट्राइक बोलते हैं, रोलेट एक्ट। हाँ, और फर्स्ट हंगर स्ट्राइक किसको बोलते हैं? सत्याग्रह को। कौन सत्याग्रह? अहमदाबाद वाला वो। हाँ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। गांधी ने बोला कि भाई तुम मानते कि नहीं मानते? उन्होंने बोला नहीं मानूंगा, लो खाने नहीं खाऊंगा। तो ये गांधी से लोग डरते क्यों थे इतना? न खाए खाना। उनका एक ही कैन क्या बोलते हैं, वो लोगों को इकट्ठा करना जानते थे। क्योंकि गांधी को अगर कुछ हो जाता ना, पूरे देश के लोग जो है विद्रोह कर देते ब्रिटिश के खिलाफ, और ब्रिटिश ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि खाना ना खाते मर जाते गांधी जी, और जहाँ मर जाते तो भाई जो है ना पूरे देश के लोग एक साथ विद्रोह कर देते, है ना। तो ब्रिटिश ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए कहने गांधी जो है ना के पास एक अच्छा तरीका था, लोग खाने नहीं खाऊंगा, छोटे बच्चों की तरह, नहीं मानोगे खाने नहीं खाऊंगा। नहीं, और यहाँ पे वो वल्लभ भाई पटेल भी थे, तो उनके तो वो है ना फॉलोअर है ना वल्लभ भाई पटेल। तो उससे क्या हुआ? गांधी जी के फॉलोअर है ना वो। फॉलोअर तो जवाहरलाल नेहरू भी थे। मैं बता रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू मतलब क्यों ब्रिटिश डरते थे उनसे, गांधी के न खाओ खाना, और क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गांधी के न खाने से क्या है ना कि अगर मर जाते हो तो भाई पूरे देश से विद्रोह हो जाता है। जो गांधी के लोग इतना मानते थे आइडियोलॉजी को, इसलिए। हाँ, तो गांधी के पास ये अच्छा अस्त्र था एक्चुअली। लो खाने नहीं खाऊंगा, बोलते थे अरे खा लो बापू। ये ध्यान रखिएगा, तो जो है ना ये फर्स्ट हंगर है। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ये एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा, एग्जामिनर ये पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जामिनर कि ये जो 3 मेजर हुए हैं, नॉन कमर्शियल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, इन 3 में से सबसे ज़्यादा लोगों ने नंबर में है, सबसे ज़्यादा कौन से मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? ये वाले सिविल मूवमेंट। बिल्कुल गलत है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ भाई है। क्विट इंडिया मूवमेंट होगा फिर। आप
एब्सोल्युटली रॉन्ग। फिर नॉन कोऑपरेशन हाँ, तो कौन बता नहीं था? पता है रीजन बताइए क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ना सबसे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए थे? टेल मी द रीजन। क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग भी साथ में था, इसलिए तो आगे जाके मुस्लिम लीग अपना अलग कर लेता है सब। यहाँ पे मुस्लिम लीग भी जहाँ तक खिलाफत का इशू से साथ में था, तो ज़्यादा मुस्लिम लीग का पार्टिसिपेशन था यहाँ पे। अच्छा, मुस्लिम और हिंदू भी थे, बस हो गया? स्टूडेंट्स थे, मिडिल क्लास थे, एजुकेटेड होंगे। वो तो भाई सिख थे क्या इसमें? सिख ना उस मूवमेंट में सिख है? सिख नहीं। क्यों नहीं होंगे सिख? जालियांवाला कांड हुआ था, कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, तो उसके विद्रोह में क्यों नहीं आएंगे यहाँ? हाँ, सिख भी होंगे। सिख भी थे। यानी जो 3 मेजर रीजन थे ना, तीनों के थे इस मूवमेंट में, इसलिए सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देखा जा सकता है। सबका अपना रीजन था। अब चलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब बताइए इसमें, बताइए क्या था? बताइए इसमें क्या था? यहाँ पे ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया था अराउंड 19। पहले तो मुस्लिम जो है ना चले गए थे और लोग हट गए, सब नहीं, कुछ लोग हट गए थे। हाँ, मतलब क्योंकि इसमें जो है ना मुस्लिम का थोड़ा सा सेपरेशन हटना स्टार्ट हो गया था ना, उनकी डिमांड स्टार्ट हो गई थी। हाँ। है ना, तो इससे जो है ना केवल हिंदू लोग रह गए थे, जिससे जो है इसमें कम हो गया था। तो बताइए क्यों इंडिया मूवमेंट क्यों कम हो गया फिर? सबसे ज़्यादा क्यों नहीं है, क्यों इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेशन? सेम रीजंस। कौन सा रीजन? तो ठीक है, मुस्लिम नहीं है और हिंदू लोग भी नहीं होंगे इसमें। क्यों हिंदू लोग नहीं होंगे इसमें? कोई तो एक रीजन था। मुस्लिम तो ठीक है नहीं होंगे। हाँ। और दूसरा कम्युनिस्ट होंगे? हाँ। क्यों कम्युनिस्ट क्यों होंगे? कम्युनिस्ट नहीं होंगे, मैं तो बताऊँ रीजन। हाँ। देखिए ये 1942 में आया था क्विट इंडिया मूवमेंट, और इस समय जो है ना वर्ल्ड वार खत्म होता सेकंड जो है ना चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था, 40 सेकंड चल रहा था 39 से 40। हाँ, और इस समय जो है ना ब्रिटिश और रसिया एक दूसरे के विरोधी थे। वर्ल्ड वार सेकंड में ब्रिटिश और रसिया एक दूसरे के विरोधी थे वर्ल्ड वार सेकंड में। और ब्रिटिश क्या है? कैपिटलिस्ट है, और रसिया क्या था? कम्युनिस्ट था। तो इसीलिए तो यानी कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट के अगेंस्ट था बार में। तो अब यहाँ पे क्यों मूवमेंट हो रहा है? तो यानी जब तो ये बताइए यहाँ पे कम्युनिस्ट क्या करेगा? करेगा ना, हैं? करेगा ना रिवोल्ट। क्या करेगा? रिवोल्ट करेगा। रिवोल्ट करेगा हाँ, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ना। अगेंस्ट ब्रिटिशर्स? नहीं समझा क्या बोल रहे हैं आप? वहाँ पे बोले कम्युनिस्ट उसके अगेंस्ट थे कैपिटलिस्ट के, तो यहाँ पे भी वही होगा ना। नहीं मैंने गलत बोल दिया। ब्रिटिश और जो रसिया थे ना, हाँ। ये एक साथ ही थे एक्चुअली, सॉरी वो गलत बोल हाँ, दिया मैंने। हाँ, हाँ, तो ब्रिटिश क्या था? कैपिटलिस्ट सेकेंड है। वर्ल्ड वॉर में हाँ, साथ में थे। अच्छा, तभी कोल्ड वॉर चालू हुआ उसके बाद। हाँ, और दोनों साथ में थे। जब साथ में है तो फिर जो है ना, इसके लिए लोग तो फिर यहाँ पे एक कम्युनिस्ट नहीं होगा। इंडिया में कम्युनिस्ट कैसे पचाएंगे? इसलिए कम्युनिस्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो है ना इसमें कम हो गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, ये भी है ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने इसलिए बता दिया है। ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया। आपने भी ट्राई नहीं किया काजल को? नहीं उठाई काजल कॉल? नहीं पहले ट्राई कर लेते। अरे नहीं, लेट इट गो। फिर देखिए है पीपल अपराइजिंग, ठीक ना। देखिए पीपल का जो अपराइजिंग हुआ था ना, ये कई टाइप के लोग जो है ना पार्टिसिपेट किए थे पीपल के अपराइजिंग में, ठीक ना। एक था सिविल अपराइजिंग,
और एक था पीजेंट, पीपल सरप्राइजिंग, सिविल, पीजेंट, ट्राइबल और मिलिट्री। ये जो है ना 4 टाइप के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब जो है ना देखिए, सिविल अपराइजिंग मतलब क्या था बताइए, एंड व्हाट वाज सिविल अपराइजिंग? जो आम लोग हैं वो लोग ने रिवोल्ट किया था। जैसे कोई एग्जाम्पल जो- बताइए सिविल अपराइजिंग का। मोबाइल चला रहे हैं? नहीं, एक मिनट भैया, मैं वही देख सकती हूँ। ठीक है, हाँ, सिविल अपराइजिंग का हाँ एग्जाम्पल बताइए सिविल अपराइजिंग का। बताइए कोई अपराइजिंग एग्जाम्पल बताइए जो लोग सिविल लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। वो मोपिला, वो सब सिविल अपराइजिंग में आता है ना। मोपिला सिविल अपराइजिंग में आता है? मोपिला पीजेंट अपराइजिंग है, किसान। ओके, हम्म तो जो बाकी सब में नहीं आता वो सिविल में आता है। तो एग्जाम्पल बताइए। आप बताओ, मैं बता सकती हूँ। सिविल सन्यासी आएगा इसमें। सन्यासी तो ट्राइबल हो गया ना। नहीं गलत, सन्यासी सिविल अपराइजिंग है, ये तो गड़बड़ है। अच्छा, सन्यासी है, पैका है, पैका है, सन्यासी अहोम है, महोम, कुका है, ये ममोरिया है, सब सिविल अपराइजिंग है। अवध का एक है, हम्म अवध ठीक है। ना? ये सब सिविल अपराइजिंग है ना। फिर है पीजेंट अपराइजिंग। पीजेंट अपराइजिंग 2 था बेसिकली, लेकिन और भी सकता है, पागलपंथी और मोपला। पागलपंथी और मोपला, ये था पीजेंट अपराइजिंग। फिर था ट्राइबल अपराइजिंग। ट्राइबल अपराइजिंग देखिए 3 था, ठीक ना। एक था कोल म्यूटनी, कोल म्यूटनी। हिल, फिर है संथाल रिवेलियन, और थर्ड है खोंड अपराइजिंग। खोंड, सन्यासी, अच्छा, सन्यासी, संथाल, खोंड अपराइजिंग। ये भैया सब एमपी में आता है ना। सब कहाँ आता है? ये ट्राइबल सब एमपी में होते हैं ना। ये नहीं वाले? जरूर थोड़ी कि एमपी में ये। नहीं, मतलब ये हाँ। अभी वहाँ के ही है ना मेन ये। नहीं नहीं, फिर? कहीं मिलते। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड। राजस्थान, झारखंड, सब अच्छा। सब जगह के हैं। तो ये सब ट्राइबल अपराधी के एग्जाम्पल हैं। फिर लास्ट है मिलिट्री या सिपोही म्यूटनी। बताइए इससे कोई एग्जाम्पल बताइए। वो मंगल पांडे वाला। अरे बेल्लोर म्यूटनी है एक। इसी को बोलते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1806। बेल्लोर म्यूटनी जो है हुआ था जो है ना। हाँ, तो जो है ना, हाँ, तो ये जो है ना मतलब ये इससे मिलिट्री मतलब कि डायरेक्ट जो है ना, जो सोल्जर थे ना उन्होंने अटैक कर दिया है। इसीलिए 1858 के बाद वो लोग ने सोल्जर्स कम कर दिए बाहर वाले। हाँ, तो ये 4 टाइप के मतलब हम देख सकते हैं कि रिवोल्ट हुए थे बेचारे, लेकिन कहने कि इनमें यूनिटी नहीं थी ना यार, इसलिए बेचारे सब लोग अपने अपने पर्सनलाइज्ड रीजन के लिए लड़ हाँ। रहे थे और हाँ। अलग अलग टाइम्स फेम में लग रहे थे, एक साथ रिवोल्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए क्या है ना कि इनको डिफीट का सामना करना पड़ा था बेचारों को सबको। और ये सब प्री 1857 के है ना। हाँ, ये सब जो है ना बेचारे क्या करें यार, इनके कोई वही नहीं था, उद्देश्य ही नहीं था, बस मारे जा रहे थे इधर से उधर। तो ये दिक्कत है। फिर जैसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ और क्या बता सकता हूँ आपको, जैसे और तो ये टेस्ट में कवर हो जाएगा। भैया तो भी एक बार बताते चलो लाइन से, आप बता रहे हो तो। हाँ, हाँ वो तो है। बाद में के लिए मत छोड़ो। देखिए मैंने एक चीज़ बताया था आपको ना कि ये ना कि देखिए देखिए 1905 में सबसे पहले स्वराज की डिमांड की गई थी। हाँ। फिर 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात डिमांड की गई थी। हाँ। फिर 1919 में जो है ना डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। फिर 1929 में जो है ना पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। तो ये ऑर्डर दान किया गया कि सबसे पहले कौन कहाँ पे क्या चीज़ किया गया था, है ना, मतलब जो है ना ये आप लिखिए, मत लिखिए कोई पक्का लिखा है मैंने, हाँ मुझको याद आ रहा है, ये मुझको लिखा है। दिख नहीं रहा। हाँ तो देखिए जब पलटाएंगे तब ना, जाके वहीं रील चला रहे हैं तो कहाँ चलाएंगे भाई, पूछता हूँ ना क्या करते हैं, आपको मुझे पता चलेगा। अपने अंकल जी को फ़ोन लगाते हैं, तो परफॉर्मेंस सही नहीं है। बोल सही दो। है भैया। नहीं कहाँ सही है यार, आंसर नहीं दे पाते आप। आंसर्स आप कैसे पूछ रहे हो? आप प्रीलिम्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ही नहीं हवे में पूछ भाई रहे हो। इतने अच्छे से बता रहा हूँ, पता होना आप- चाहिए। नहीं, आप एमसीक्यू मोड पे आओ पहली बात तो, फिर ही आपको आंसर करूंगी अब मैं।
वो बहाना है, एक्सक्यूज। नो एक्सक्यूज भैया, इधर बैठी हूँ बताओ इतने टाइम से, क्या ही एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज होता चली नहीं होती। अब इसके बाद जो है ना, ये तो मान लीजिए कि उसका मेडिवल हिस्ट्री क्या है, और ये जो है कैबिनेट मिशन प्लान, ये तो ठीक है, उस समय कवर कर लेंगे हम, क्योंकि अभी इसको पढ़ने का तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। ये किस चीज़ का है? क्रिप्स मिशन कब आया था बताइए? 1940। क्यों आया था क्रिप्स मिशन? क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद आया था, पहले आया था? बताइए। बाद आया था। पागल हैं क्या? पहले आया था, तभी तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। हाँ। ये इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। हाँ पता नहीं। आपको तो भैया बस चिल्लाना रहता है, बस पढ़ाई नहीं, एक भी मैराथन किए नहीं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, अगर चूँकि देखिए मैं बता था ना कि पहले उन्होंने पैसे पे फोकस किया था ब्रिटिश ने, तो पैसे उन्होंने कौन से तरीके से लाए थे बताइए? व्हाट वर द बिजनेस टेक्निक्स टू अर्न द मनी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स? रेवेन्यू सेटलमेंट्स हुए थे। कौन जैसे सेटलमेंट कि है? परमानेंट सेटलमेंट था एक। हाँ परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। एक रायतवाड़ी था। जमींदारी सिस्टम। दूसरा था महलवारी। और फिर तीसरा था रायतवाड़ी। तीसरा था रोयतवाड़ी। अब बताइए तीनों में डिफरेंस क्या है? चलिए ये जमींदारी क्वेश्चन आया पूछेगा। था बिहार ये साइड में, महलवाड़ी आया था अपना पंजाब साइड में, रायतवाड़ी आया था साउथ में। ठीक है, ये तो ठीक है। जमींदारी सिस्टम में क्या प्रोविजन की, किसने लाया था जमींदारी सिस्टम? जमींदारी लाया गया था 1793 में लाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। इसमें क्या किया गया था बताइए जमींदारी सिस्टम में? कि एक जमींदार है, उसको वो अपने टेनेंट्स में डिवाइड करेगा वो जमीन, एंड जो भी अर्न करेगा वो इकट्ठा करके। और जमीन किसके नाम पे रहेगी? जमींदार के। जमींदार के नाम पे रहेगी। हाँ। तो इसमें जमींदार को कितना मिलता था इसमें? मतलब एक रेवेन्यू फिक्स्ड होता था। तो कितना? 1/3। बिल्कुल गलत। 3/3 थोड़ी है कि वो 1/3 होगा। फिर क्या था? परमानेंट सेटलमेंट था। देखिए 10/11, ये जो 10/11 है ना, ये मिलता था ब्रिटिश को, और जो 1/11 है ना, ये मिलता था केवल जमींदार को। कितना कम जमींदार को। सोचिए, मतलब जमींदारी सिस्टम फिक्स कर दिया गया था कि चाहे जितना भी पैसा कमाओगे उसका 10/11 जो है ना ब्रिटिश को मिलेगा, और 1/11 जो है ना किसको मिलेगा? जमींदार को। ये बताइए इसके जो है ना, बताइए वो क्या था डिसएडवांटेज? कि मतलब अगर नहीं भी उग रहा है कुछ तो ये जमींदार भी परेशान हो जा रहे थे। तो 1858 में ये भी इंक्लूड हुए थे, क्योंकि अगर उग ही नहीं रहा है मैं कहाँ से उतना दूँ तुम्हें, क्योंकि अगर एक अमाउंट भी फिक्स कर दिया गया था कि इतना तो चाहिए ही चाहिए, तो कहाँ और से? अच्छा ये तो उसके जमींदार के लिए। अब ब्रिटिश के लिए क्या इसमें डिसएडवांटेज था? ब्रिटिशर्स के लिए डिसएडवांटेज, अगर समझो ज़्यादा हो गया है कोई सीजन में, तब भी तुमको उतना ही मिल रहा है ना। अच्छा, तो इसके डिसएडवांटेज में वर्क करने शायद फिर नेक्स्ट वाले में इम्प्रूवमेंट किया गया था। ठीक ना। फिर आता है महलवारी सिस्टम। ये महलवारी सिस्टम कब आया था? 1822 में, 1822 में। ये 1793 में आया था ना? नहीं, कि क्या लिखा है आपने? 1793। कॉर्नवालिस ने लाया था, ये पता है। महलवाड़ी आया था 1822 में, 1822 में, 22 में। ठीक ना, है ना। ये इसको किसने लाया था? मैकेंजी ने लाया था। होल्ट मैकेंजी। हाँ, इसमें क्या किया गया था बताइए? कौन बताएगा? चलिए बताइए।
यहाँ पे मतलब वो होता था, ये शायद भैया बाहर का कोई आता था लेने क्या? नहीं नहीं, इसमें आता था बाहर का, रायतवाड़ी में। जल्दी बताइए। इसमें भी महल्स में जैसे डिवाइड कर दिया गया था शायद फील्ड को। महल्स में डिवाइड कर दिया गया। महल बोले तो मतलब ये एरिया वैसे ही जमींदारी जैसे, मतलब एक जो है ना विलेज बना दिया गया था। हाँ, कि village इस है headman ना, लेता था। तो मतलब इस विलेज से इतना पैसा कलेक्ट किया जाएगा, और जो और इसका कौन होता था हेड? विलेज हेडमैन। विलेज एक हेड होता था, तो सब किसानों से ले पैसा इकट्ठा करता था और उसे डांट देता था। मतलब इसमें जमींदार का कंसेप्ट नहीं था। ये ध्यान रखिएगा। फिर आता था द्रोयत वारी सिस्टम। ये 1828 में आता था लास्ट में। ये साउथ इंडिया में आया था। इसको लाया था किसने? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने लाया था, है ना। होल्ट मैकेंजी ऐसे याद रखा है, MM महलवाड़ी, मैकेंजी, रीड RR। है ना। तो ये जो है इसमें इंडिविजुअल कल्टीवेटर्स लेते थे सीधे पैसा एक एक किसान से। हाँ, और वो ब्रिटिश एजेंट रहता था इसमें डायरेक्ट। इसमें कोई भी मतलब ना तो विलेज हेडमैन ना तो जमींदार, ब्रिटिश एजेंट को बुलाते थे, डायरेक्ट लेता था। ऐसा है। हाँ, और इसमें बस ओनरशिप नहीं रहती थी, ये दोनों में ओनरशिप होती थी लैंड की। हाँ, वो तो कॉमन सेंस है। तो ये है, लेकिन इसमें इशू क्या था जानते क्यों? सनसेट लॉ था एक। क्या था सनसेट लॉ? मतलब इशू ये था सनसेट लॉ में कि अगर आप ये नहीं दे पा रहे हो जो भी, तो वो जमीन मेरे नाम पे हो जाएगी तुम्हारी। अरे इसमें रोहत वाले सिस्टम में पूछा हूँ क्या प्रॉब्लम थी। अच्छा, ये वो एब्सेंटिज्म। क्या एब्सेंटिज्म? जैसे ये अपने उसको भेजेगा लेके आने, और वो किसी बंदे को, और वो अपना किसी एक बंदे को भेजेगा, वो अपने किसी एक बंदे को भेजेगा, क्योंकि वो लोग बड़े बड़े लोग थे, तो अब छोटे छोटे एरिया में कहाँ जाए इकट्ठा करने पैसे। तो एब्सेंट लैंडलॉर्डिज्म बोलते हैं, वो आया था यहाँ पे। सही है। ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम अभी थी। आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, इतना अच्छे कॉन्सेप्ट बता दी, 2-3 वर्ड्स यूज कर ली। सनसेट लॉ मेंस में अगर आंसर लिखते तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता। हाँ, तो बोला तो सही है। नहीं अप्रिशिएट करो। आप ऐसे बोलो कि मैं घर वालों को बोलूँगा अच्छे पढ़ रही हो 2-3, वो भी बोलो कि कंप्लेन ही करने के लिए आप हो बस। नहीं, पहले तो कंप्लेन करूंगा मैं। करो। फिर देखिए नेक्स्ट और है एक, है ना, ताल्लुकदारी सिस्टम। ताल्लुकदारी सिस्टम ये क्या होता है बताइए? इसमें एक ताल्लुकदार होता होगा, जैसे उसमें जमींदार होता है। तो ताल्लुकदार और जमींदार में क्या डिफरेंस है? सेम है। बिल्कुल गलत है। चले चले जल्दी बताइए, चले चले जल्दी जल्दी करो। आप बताओ भैया। आप बताओ। दीजिए इधर। आप बताओ। हाँ, तो आप इधर थोड़ी है, मैं अपना नोट अच्छे से बनाया हूँ। आप बस नोट्स लिखते हैं तो कोई रिवाइज करते नहीं है। मेरे को इधर है रिवाइज। अच्छा, तभी है ना। अभी पूछो एनवायरनमेंट है नहीं। हाँ, फिर है इधर रिवाइज। इकोनॉमिक्स बोलो। ताल्लुकदार से क्या था? मतलब एक ताल्लुकदार होता था जो कि जमींदार से ऊपर होता था, मतलब इसके पास जमींदार से ज़्यादा पावर होती थी। ध्यान रखिएगा, ये भी लैंड होल्ड करता था। ये बेसिकली बंगाल में था। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताल्लुकदार सिस्टम कहाँ था? बंगाल में था। ये जो है ना ग्रेड जो है ना, ये जो है ना लैंड होल्डर था, लेकिन जमींदार से ऊपर रहता था। बस इतना ध्यान रखिएगा इसमें। फिर एक था माल गुजारी सिस्टम। ब्यूटीफुल। माल गुजारी सिस्टम। माल गुजारी, चलिए बताइए। ये गुजरात में होगा, गुजरात राजस्थान में। मतलब मतलब ये फार्मर ही होते थे, रेवेन्यू फार्मर। जैसे मान लीजिए कि उनके पास जमीन नहीं है, फार्मर के पास, तो वो जो है ना जिसके ज़मीन में जाते थे ना, वो रेंट पे लेते थे ज़मीन, और वहाँ पे खेती करते थे। और जब खेती करते थे तो फिर कुछ जो है, हाँ, फिर कुछ जो है ना वो जो है ना वो उगाते थे, तो कुछ अपने पास रखते थे, कुछ उनको देते थे। इसे बोलते हैं माल गुजारी सिस्टम। हाँ जी।
तो ये था काइंड ऑफ, मतलब ये लैंडलेस लैंडलेस थे। हाँ, ये रेंटेड लैंड पे खेती करते थे, रेंटेड, खुद के लैंड पे खेती नहीं करते थे। हाँ जी, मतलब गुजारा करते ये कहाँ थे? अपना। सेंट्रल प्रोविंस में, मतलब कि एमपी यूपी यहाँ थे। सेंट्रल मतलब अपना ये basically बेसिकली गुजारा करते थे। मराठा के अंडर थे, जानते थे, मतलब कि ये सिस्टम मराठा से इमर्ज हुआ था, मराठा एम्पायर से। सेंट्रल प्रोविंस रेवेन्यू अंडर मराठा रूल्स। जी भैया इसको ऐसे याद रख सकते हैं, देखो MM मराठा और मालगुजारी और हाँ। गुजारा करते थे अपना कैसे तो हाँ। अपना खुद का कुछ नहीं था इनका। हाँ, ये है। उत्तराधिकारी तो मैंने बता ही दिया है, हाँ। राइट। ये है, ये हो गया। चलते हैं आगे। देखिए, ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था और फिर इसके बाद बैटल ऑफ क्या हुआ था? बक्सर। हाँ। दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए? बैटल ऑफ प्लासी में क्या था? सुजाउद्दौला था। हाँ। नहीं, सिराजुद्दौला था, यही चेक कर रहा था आपका। हाँ। और है ना, और उसने धोखा किसने दिया था? मीर जफर ने। कि मीर कासिम ने? रुको बताती हूँ मैं, जफर ने। हाँ, इसने धोखा दिया था, ठीक ना। जे पहले आता है, क्यों बाद में आता है? तो इसने धोखा दिया था, राइट। फिर जो है ना, ये बैटला बक्सर हो जाता है, इसमें मीर कासिम था, है ना, चूँकि उसने जो है ना टैक्स बढ़ा दिए थे ब्रिटिश ने, तो ये भी परेशान हो गया था, टैक्स देते देते, तो है ना। तो फिर मीर कासिम जो नवाब ऑफ बंगाल था, सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध था, और मुगल एम्पायर का शाह आलम सेकंड। हाँ, इन तीनों को अकेले हरा दिया था, बताओ ब्रिटिश ने। पावर देखिए उनका। पावर नहीं, वो लोग इंटरनल गड़बड़ करके। हाँ, तो वही ना, मतलब वही, मतलब दिमाग थी उनके पास। हाँ, ना दिमाग लगाया। वही ना, और ये लोग अपनी कमजोरी पे नहीं अरे ये वही ना, इंडिया में यही दिक्कत थी है कि ये क्या है ना। ये लोग झगड़ा लगा के हाँ, तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत थी एक्चुअली इंडिया वालों के पास यार, रियली दिस इज वाज रियली डिजास्टर यार। कभी भैया कभी वो वाला जो बैटल था जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया था, उसको क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ तराइन। हाँ, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई और सेकंड बैटल ऑफ तराई। देखिए, अगर ऑर्डर में बात करें ना, मुगल एम्पायर का नहीं, ये तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में, इसको जानते क्या है, जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था ना, तो उसमें कुछ छोटे छोटे पावर जो है इमर्ज हो गए थे। जैसे एक तो हैदराबाद, एक बंगाल, एक आबाद है, एक मैसूर, राइट, एक मैसूर, ये सक्सेसर, एक मराठा, एक पंजाब, ठीक ना। हाँ, एक राजपूत, एक जाट्स। अब देखिए, इनमें एक कॉमन है, यानी क्या है? सक्सेसर स्टेट मतलब क्या होता है? ये तीनों सक्सेसर थे। इसका मतलब क्या होता है? सर मतलब हम तुमसे अलग हुए हैं बट तुम्हारी बातें मान लेंगे, ये होता है सक्सेसर। हाँ। मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन मुगल वाला ही चलेगा। हाँ। हम बस अलग हो गए हैं, मतलब उसको रिप्लेस कर दिए हैं, बस हो गया। रूल्स वही चलेगा, बस रिप्लेस कर दिए हैं। हाँ, मतलब तुम हेड नहीं माने जाओगे, मैं हाँ, तो हैदराबाद था, निजामुल मुल्क इसका क्या था? हेड था। हाँ, उस समय। फिर था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे आया था ये। हाँ, फिर था बंगाल, आपको पता ही है, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, और फिर आया था सिराज। फिर अवध के साथ सादत खान। हाँ। तो ये तीनों क्या थे? ये सक्सेसर थे, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना मुगल का ही चलेगा। हाँ, बस उसको रिप्लेस कर दिए हैं। फिर आता है मराठा, ये क्या थे? ये ऑपोजिट पावर थे, कुछ ऐसा वर्ड है क्या उसमें? ऑपोजिट थे, इंडिपेंडेंट मतलब ये ऐसे थे, मतलब जो मतलब कि रिबेलियन के थ्रू हुए थे, रिबेल्स के थ्रू। एक मराठा, जो छावा मूवी आई है ना अभी ना, इसी पर तो है। हाँ, तो एक मराठा हो गया, फिर ये पंजाब हो गया, और जट हो गया। ये तीन, ये तीन जो है ना भाई, बोले जो है ना कि अब बताते हैं मुगल को, ये तीनों बिल्कुल अगेंस्ट थे। जाट, पंजाब और मराठा। पंजाब मतलब सिख हो गया, जाट हरियाणा हो गया, और मराठा मतलब मराठी वाले हो गए।
ये तीनों, तो इन्होंने बोला भाई कि अब जो है ना नहीं चलेगा, अब हो गया, अब गया। तो पेशवा बालाजी थे उस समय, पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ मराठा के था ना, क्या ना। और पंजाब के कौन थे? सिख ब्रदर 2 थे। जाट तो आपको पता ही है, राइट। सिख फिर ब्रदर कौन थे भैया? ये पंजाब के नाम लिखा ना, नाम इसमें नहीं लिखा है ना। फिर एक और टाइप की स्टेट था, इंडिपेंडेंट स्टेट। ये थे इंडिपेंडेंट, मैसूर। हाँ, मैसूर थे और वो राजपूत थे। हाँ, मतलब अब तुमसे लेना देना नहीं है। हाँ। आप हम लोग अपना ये चलाएंगे। ये मैसूर कहाँ से मर्ज हुए थे? विजयनगर एम्पायर से। विजयनगर एम्पायर से। हाँ, और राजपूत आपको पता है, ये मेवाड़, मारवाड़, अम्बेर, ये जो राणा प्रताप सब थे ना, सब यहीं से होते राजपूत। अभी इंडिपेंडेंट थे बिल्कुल। ध्यान रखना कि मतलब 3 टाइप की स्टेट इमर्ज हुए थे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, सक्सेसर, इंडिपेंडेंट और रिवेलियन। ये ध्यान रखिएगा, ये मेन से भी काम आ सकता है और जाना इसमें काम आ ही जाएगा। याद है भैया मेरे को। याद है। हाँ। जैसे अगर मैं रिवोल्यूशनरी की बात करूँ ना, रिवोल्यूशनरी की भैया मेरे को ना पर्सनालिटीज याद नहीं हो रहे हैं, वो कैसे करेंगे? प्रश्न, वो तो याद ही करना पड़ेगा, वो तो कोई मतलब तो जैसे कि कौन इसने क्या क्या रिफॉर्म लिखा, लाया। हाँ, या फिर उसने क्या लिखा, या फिर उसने क्या लाया, वो ही उसमें दिक्कत आ रही। बाकी ये सब टाइमलाइन तो मतलब मोटा मोटा याद है मुझे। नहीं तो याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने बात किया था रिवोल्यूशनरी की ना आपसे, हाँ। तो रिवोल्यूशनरी में जैसे एक था, जैसे क्या कौन कौन से ऐसे मेजर इवेंट होता है रिवोल्यूशनरी सेक्टर में? एक था अनुशीलन समिति, ठीक ना। इसको बनाया गया था बंगाल में पी मित्रा के द्वारा, ठीक ना। फिर था अभिनव भारत सोसाइटी, इसको सावरकर ब्रदर ने बनाया था। भैया क्या इसको किसने बताया था? पी मित्रा। मित्रा, ओके, ये वाला। फिर है अभिनव भारत सोसाइटी, अभी, ठीक ना, इसको सावरकर ब्रदर ने बनाया था, सावरकर ब्रदर, ठीक ना। सावरकर ब्रदर मतलब कि ये मतलब जो है ना, बीडी सावरकर और गणेश सावरकर 2 भाई थे। यही जो थे वो गांधी जी के अगेंस्ट थे ना ये लोग। हाँ, फिर है चित्तागोंग आर्मरी रेड, ये बंगाल में हुआ था, चित्तागोंग आर्मरी रेड। ये जो है ना सूर्य सेन ने इसको किया था। ये सब आपको याद है भैया? हाँ, फिर है काकोरी ट्रंक, जो बताया था आपको, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान 2 थे। भैया एक मिनट। अच्छा है, बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। काकोरी ट्रंक केस हुआ था 1925 में हुआ था ये। फिर वो था सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस, जिसको भगत सिंह ने अंजाम दिया था। ओके। सेंट्रल असेंबली बॉम्ब, इसमें भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राजगुरु थे। सेंट्रल असेंबली, जिनको बाद में हैंग कर दिया गया था। यही इसी के लिए? नहीं, उन्होंने किसी का मर्डर किया था, सॉन्डर्स, ओके। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, तीनों हाँ। इसमें भी थे और उसमें भी थे? नहीं, तीनों उसमें नहीं थे। उसमें कुछ बटकेश्वर दत्त आई थिंक था उसमें। ओके। बटकेश्वर दत्त भगत सिंह थे। हाँ, तो ये यहाँ पे लिख लूँ मैं वो सॉन्डर्स के मर्डर का? किसमें? सॉन्डर्स के मर्डर का भगत सिंह और केशव, आप बोल रहे हो ना, केशव दत्त? नहीं, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस में थे भगत सिंह को बटकेश्वर दत्त हैं। अच्छा, तो ये दोनों मिल के और सुखदेव, ये इन तीनों को फांसी दी गई थी, क्योंकि इन तीनों ने क्या किया था, मर्डर किया था मिलके। अच्छा, सॉन्डर का। और ये तीनों ने मिलके मर्डर किया। फिर है गदर पार्टी, ये भी रिवोल्यूशनरी था, है ना। हाँ, ये लाला हरदयाल इसके प्रोमिनेंट लीडर थे। हाँ, लाला हरदयाल, ये याद है मुझे। हम्म। और ये गदर पार्टी इनफैक्ट इंडिया में नहीं थी। हाँ, अमेरिका में बनी थी। हाँ। तो ये कुछ रिवोल्यूशनरी थे जिनके लीडर वगैरह आ सकता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ। ये है। ये और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था ना, कौन सा वाला कि जो है ना, जो नान कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब अलग हुआ था ना, हाँ। तो उसमें जो है ना 2 लोग डिवाइड हो गए थे, एक तो प्रो चेंजर और एक था नो चेंजर। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में प्रो चेंजर और नो चेंजर। प्रो चेंजर मतलब ये थे कि जो मतलब कि काउंसिल में एंटर करेंगे, हाँ। और नो चेंजर जो काउंसिल में एंटर नहीं करेंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बाद में क्या है ना
कि बाद में यही फीस क्या फिर से क्या एंट्री वाले ना प्रो हाँ चेंजेस इसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया था एंट्री वालों में, तो हो गया था रिस्पॉन्सिबिस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिबिस्ट। तो रिस्पॉन्सिबिस्ट में जैसे मान लो कि जो हो गया है ना कि मतलब जो है ना हम क्या करेंगे कि जो है ना मोतीलाल नेहरू ये सब थे। हाँ मतलब जो है ना कि हम जो है ना चेंज लाएंगे, है ना, मतलब जो है ना हाँ। और नॉन मतलब कि नहीं जो चल रहा है कुछ चलने दो, मतलब कि हाँ मतलब रिस्पॉन्स मतलब ये थे कि जो है ना ब्रिटिश का सहयोग नहीं करेंगे, उनके आगे से जाएंगे, और मतलब कि नहीं जो चल रहा है चलने दो सिस्टमेटिक तरीके से, ये था। तो बस फ्रैक्शन ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ ये तो ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसने लाया था? ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसने लाया रॉबर्ट था? क्लाइव। कि बैरन हेस्टिंग ने लाया था। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था। देखिए मॉडरेट्स के 3 मेजर क्या थे टूल्स, प्रेयर, पिटीशन और परसुएजन। ये ध्यान रखिएगा 3 टूल थे, बोले कि भाई बोला तो सही आपको स्टार्टिंग में 3 P's थे, प्रेयर, पिटीशन, परसुएशन। ये तो गांधी जी ने होम रूल लीग में पार्टिसिपेट किया था क्या? नहीं क्यों? नहीं किया। होम रूल लीग कब किया गया था? 1917 1916 में के आसपास। तो उसमें गांधी क्यों नहीं पार्टिसिपेट किए थे? वो तो नहीं अच्छी चीज है ना होम रूल लीग, उसमें गलत क्या है? क्योंकि लाल बाल पाल थे इसलिए। नहीं ये रीजन नहीं है, इसका रीजन है, बताइए, लॉजिकल रीजन है। बताइए, इट हैज सम लॉजिकल रीजन। क्यों कहते क्यों? उसमें क्या चल रहा था? वर्ल्ड वार 1। अब गांधी ने कहा था कि मैं ब्रिटिश से क्या करूंगा? सपोर्ट करूंगा। जबकि रिवोल्यूशनरी जो है ना ब्रिटिश के अगेंस्ट जा रहे थे होम रूल लॉन्च करके। लॉजिकल, देखिए हर चीज़ का लॉजिक होता है, लॉजिक चीज़ों का रहती है ना, चीज़ें अपने आप जो है ना रिकॉर्ड हो जाती हैं। था तो मैं ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करूंगा, सो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट। ये बताइए जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था तो इसमें जो है ना लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी थी क्या? जो ऑफिस में काम कर रहे थे इंडियन लोग, स्कूल को बॉयकॉट कर दिए थे। लेकिन उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट में नहीं। क्यों? क्या रीजन है इसका क्यों उसमें नहीं किया? क्योंकि वो एक्चुअली वो था, क्विट इंडिया हमको उनको निकालना था। नॉन कॉपरेशन बोल रहे हो ना भैया? नॉन कॉपरेशन में हम कॉपरेट नहीं करेंगे, वो था। तो क्यों नहीं किए थे बताइए? क्विट इंडिया में मतलब भगाना था, मतलब वो एक्चुअली गांधी जी का एक स्पीच था कि भाई मतलब डू और डाई, खून दो हमें, हम तुमको आज़ादी देंगे। वो एकदम फेमस लाइन बोली गई थी। तो इट वाज नॉट कि मैं पैसिवली वो करूँ, अब एक्टिव वाला करो, रोड पे उतर जाओ। इसलिए ज़्यादा मतलब उन्होंने रिजाइन नहीं। गांधी ने कहा कि देखिए क्या है ना कि जो है ना आपको देना तो दीजिए, नहीं तो कोई देने की जरूरत नहीं है। आप जो सिस्टम में रह के भी जो है ना ऐसा कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी ने कहा, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों ने रिजाइन दे दिया था कि हम कॉपरेट ही नहीं करेंगे, इसलिए तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सबसे बड़ा था। ये है। ठीक, चलते हैं आगे। ये बताइए, अगर मैं पीपल्स की देखिए इंडिया में डिफरेंट काइंड के पीपल थे। एक थे मिडिल क्लास, एक थे बिजनेस क्लास, एक थे पीजेंट, ठीक ना, एक थे स्टूडेंट, एक थे बीमन। इन सब है ना, इन सब का क्या था रिस्पॉन्स है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर के? बताइए। मिडिल क्लास ने क्या किया था? उन्होंने शुरू में पार्टिसिपेट किया, बाद में जो है ना उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों?
बताइए। नॉन को, क्योंकि उनकी सब जॉब चली जा रही थी, तो उनको कहाँ से फिर पैसे आएंगे, सिंपल। हाँ, और दूसरा रीजन ये भी है ना कि गांधी ने रोक दिया था ना, हाँ, चलो चोरी चलो चल तो गुस्सा आ गए थे वो। अब बताइए बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास समझ गए थे कि बिजनेस क्लास ने शायद नहीं किया होगा, किया था, इसके पीछे भी लॉजिक है यार। नहीं किया होगा। मैंने क्या बोला था वर्ल्ड वॉर कि जो है ना फॉरेन क्लास को बाइकआउट करना है, तो जब फॉरेन क्लास बाइकआउट होगा तो इंडिया वालों को फायदा होगा ना, जो इंडिया के बिजनेसमैन है यानी पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, लॉजिक होता है हर चीज़ के। पीजेंट बताइए। एक मिनट भैया, ये क्या था? मिडिल क्लास, ये क्या है भैया? बिजनेस क्लास। पीजेंट क्लास, हाँ। मिडिल क्लास ने पहले किया, बाद में उन्होंने नहीं किया था। बाद में नहीं। हाँ, पीजेंट क्लास बताइए। पीजेंट क्लास किए कि नहीं किए? पीजेंट किए थे ना, सबसे ज़्यादा इन्होंने किया था। और बीमन किया था। बीमन के थे पिकटिंग। ये क्या होता है पिकटिंग? ये मैं सुनी थी भैया, बट मेरे को पिकेटिंग क्या होता है पिकटिंग? ये एक वो था जो नहीं माना गया था, नहीं माना गया था पीसफुल, पता है वो, उसमें आपको याद आ रहा है? क्या? वो उसमें भगत सिंह को वो नहीं हुआ था, लॉर्ड इरविन का पैक्ट, इरविन गांधी पैक्ट, नहीं नहीं, उसमें पीसफुल पिकेटिंग अलाउ किया गया था। पिकटिंग क्या होता है मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं पता, बता दीजिए। क्या पता है? इतना सारा तो पता है, मैंने कुछ नोट्स ही नहीं बनाए क्योंकि मुझे सब पता है। हाँ, कुछ नोट्स ही नहीं बनाए हैं। तो क्या, कितने ही बताए मैंने, और भी जबरदस्ती बनाई ये वाले तो। पिकटिंग जानते क्या था? जैसे मान लीजिए कहीं शराब बिक रहा है, तो महिलाएं जाके वहीं पे जो है ना चोरी कर लेती थी। नहीं नहीं, हाँ। जाएंगे वहीं पे नाटक करेगी जो है ना कि शराब बेकार चीज़ है, मतलब काइंड ऑफ नाटक, मतलब शराब को बैन करने वाला चीज़ सब काम। तो मतलब महिलाएं जाट अटैक नहीं करेंगी, मतलब जो है ना मतलब फैलाएंगी ये चीज़ खराब है, ये है Awareness. वो है। तो ऐसे ना कुछ मूवी में भी महिलाएं ने ऐसा किया था, उन्होंने वायलेंस नहीं किया था, पर क्या है ना कि मतलब जो है ना अवेयरनेस फैला रहे थे जा करके लोगों ने, मतलब ग्रुप में, उसे बोलते हैं पिकेटिंग करना। स्टूडेंट ये बताइए। हाँ किया था। ये तो सबसे ज़्यादा किए थे भाई। हाँ, स्कूल वूल छोड़वा दिए थे तब भी शायद वो भैया वहाँ पे वो बना था, अपना इंडिजिनस कोई स्कूल बना था लाहौर में एक। बहुत बने थे ऐसे। हाँ। हम्म हम्म भैया मुगल वाला बता दो ना। नहीं, मुगल वाला मिडिल हिस्ट्री में चलेगा। मिडिल हिस्ट्री को पढ़ाऊंगा अच्छे से ना। अभी क्या मतलब है, थोड़ा सा बताऊंगा फिर मज़ा नहीं आएगा ना, हाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हुए थे ना, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक था रिफॉर्मिस्ट और एक था रिवाइवलिस्ट। पता है। रिवाइवलिस्ट का कोई एग्जाम्पल बताइए। रिवाइवल मतलब इनका प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल्स आर्य समाज, बस दो ही था। ये दो बता रही हूँ मेन आपको, और एग्जांपल दोगे तो मैं बता दूंगी रिवाइवलिस्ट की रिफॉर्मिस्ट। बहावी क्या था? बहावी, ये यहाँ पे था रिवाइवलिस्ट। बहावी किसने लीड किया था और क्या था बहावी? वहाँ भी एक्चुअली दुबई से उनका कुछ वो, उनको वो लाना था, क्या था वो वर्ड, उनको उधर का रूल लेके आना था, एक्चुअल रूल। बहावी इसलिए लॉन्च किया गया था ना कि जो है ना जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था ना उसको कम करने के लिए था। हाँ, और देवबंद मूवमेंट भी यहाँ पे रिवाइवलिस्ट नहीं, क्यों? मतलब अगेंस्ट था वो, पर्पस क्या था? पर्पस आईएनसी के अगेंस्ट आया था वो। नहीं, आईएनसी की नहीं। हाँ भैया देखो मैं बता नहीं, अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी थ्रू रिलीजियस एजुकेशन, बट एक्चुअली ये था देवबंद मूवमेंट। बोला था कि नहीं भाई क्या है ना कि हम अपना जो है ना मुस्लिम को एजुकेशन देंगे, उनका अपलिफ्टमेंट करेंगे। ये था देवबंद मूवमेंट। अब आर्य समाज क्या था तो पता ही है, इंटरव्यू दे चुके हैं। दयानंद सरस्वती ने इसको लॉन्च किया था। अब रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जैसे मान लीजिए कि जो है ना ये आ जाएगा ब्रह्मो समाज, मतलब कि रिफॉर्म करना है ना कि पीछे जाना है। हाँ देवबंद है ना, अलीगढ़ के उसके ऑपोजिट आया था, तो अलीगढ़ जब आया था ना तभी देवबंद भी आया था।
अलीगढ़ इनका अलीगढ़ अहमदिया क्या पर्पस था? अहमदिया मूवमेंट उनका वो अच्छा रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे उनके। अहमदिया मूवमेंट तो मिर्जा गुलाम अहमद ने लाया था। हाँ अहमदिया अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ में तो वो लाए थे ना सर सैयद अहमद खान। हाँ हाँ हाँ, तो उसके ऑपोजिट में देवबंद मूवमेंट लाया गया था। क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न अलीगढ़ मूवमेंट क्योंकि वेस्टर्न कल्चर हाँ देते थे और ये जो है इसलिए। अपना रिलीजियस में मुस्लिम कर देते हैं। हाँ अब जैसे ब्रह्मो समाज हो गए, अलीगढ़ मूवमेंट हो गए, ये सब रिफॉर्मिस्ट थे, है ना? हाँ विधान और वही जब ब्रह्मो समाज ऑन होने लगा तब ये कब बना था आर्य समाज? 1875 में। और अपना ब्रह्मो समाज 1828 में। ठीक है। ध्यान रखिएगा। ये हो गया। तो देखिए मेजर चीज़ें जो है ना अभी मैं बता दे रहा हूँ, बाकी जो है ना टेस्ट के थ्रू जो है ना जो और चीज़ें नई मिल जाएंगी। वही तो नई चीज सबसे पहले कौन आता है ब्रिटिश में? कौन सी कंपनी? पोर्टुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच। पोर्टुगीज ने अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? कलीकट में। और डच ने कहाँ बनाई थी? मसूलीपट्टनम में। इंग्लिश ने सूरत, फ्रेंच ने सूरत। सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन रहा है इंडिया में? पोर्टुगीज। सबसे कम डांस या फिर ये डच होगा। डच ही थे। डांस भी एक थे। नहीं फेमस की बात करो तो फिर बहुत सारे ऐसे आए रहे होंगे। अच्छा रायता फैला रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल अगर हम बात करें ना तो जैसे हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक था सिविल और एक था पुलिस और एक था आर्मी। सिविल में जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर काम करेगा। बैरन हेस्टिंग ने ये पोस्ट क्रिएट की थी, ध्यान रखिएगा। हाँ। एक मिनट भैया वापस अब थोड़ा स्लो जाओ, ये नहीं पता मुझे क्या बोल रहे हो? सिविल, पुलिस और आर्मी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे। हाँ सिविल, पुलिस और आर्मी। ठीक है। ना तो सिविल में क्या है ना कि ये जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर काम करता था, जैसे है ना, इसको बैरन हेस्टिंग ने बनाया था, ठीक है ना। फिर आपको पता है कि सिविल सर्विस लाया गया था बाद में 1833 के अंदर, है ना। ओपन कंपटीशन जो 1853 में आया था। हाँ साइमन कमीशन लाया, ली कमीशन आए, पब्लिक सर्विस कमीशन आया। भैया साइमन कमीशन किसके लिए था? अभी बताया तो था साइमन कमीशन किसके लिए था वो। हाँ ठीक है। ली कमीशन सिविल सर्विस के लिए था। मतलब कि सब सिविल रिफॉर्म्स के लिए जो है ना, मतलब कि इन्होंने 3 तरह के रिफॉर्म लाए थे ना। तो मतलब आपको बता रहा हूँ कि ये वाले सब जो है ना इसमें आ जाएंगे। सिविल्स वाले काम, कलेक्टर, रेवेन्यू, सब सिविल्स वाले काम इसमें आ जाएगा। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, हाँ। वो भी इसी में आ जाएगा, ठीक ना। अब चलते हैं पुलिस फंक्शन में। तो देखिए पुलिस फंक्शन की बात करें ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया। तो जैसे मतलब जो है ना, जैसे मतलब कि हाँ इसने जो है ना डिवाइड कर दिया था ना कंपनी ट्रूप्स और, है ना, जो इंडिया के ट्रूप्स ये जो हवलदार सिस्टम वो सब उनने ही लाया था। हाँ ये है पुलिस वगैरह। फिर है आर्मी। आर्मी में याद है क्या था, है ना। जैसे जमींदार खुद आर्मी का काम करते थे। जब जमींदार सिस्टम थी ना तो आर्मी के ही काम करते थे। जो किसान नहीं देते ना रेवेन्यू, मार दो उसको। हाँ आर्मी का काम करते थे। तभी तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन हुआ है। जमींदार है बहुत बड़े। हाँ ये हैं थाना सिस्टम वगैरह सब इसी के अंदर आया था, आर्मी के अंदर। दरोगा थाना जिसको बोलते हैं, दरोगा थाना इसमें आया था। हाँ मतलब कि ये मतलब बता रहा हूँ मतलब कि कैसे उन्होंने रिफॉर्म लाया था। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लाया क्या दरोगा थाना? ये नहीं ये बाद में आए थे, किसी दूसरे ने लाया था। बस इधर की सब इसी के अंदर आए थे, है ना।
और जो है ना जैसे मतलब जो है ना बेंटिंग ने कुछ लाया था आर्मी में रिफॉर्म, जैसे जो है ना इसने जो है ना ESP ऑफिस को अबोलिश कर दिया था, और जो है ना कलेक्टर अबोलिश ESP ऑफिस मेड कलेक्टर टू बिहाफ ऑफ पुलिस ऑफिसर, और कलेक्टर को फिर से उसने पावर दे दिया था, बोले कि ये जो ना ESP पुलिस वाला काम जो है ना कलेक्टर ही करेगा। पहले जो है ना कलेक्टर को डिवाइड कर देगा था केवल रेवेन्यू के लिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बैलेमेटिक ने फिर उसको जो है ना ज्वाइन कर दिया, बोला कि इन दोनों काम यही करेगा। ये है हाँ तो ये जो है ना मतलब जो है ना मतलब उन्होंने कुछ मतलब कैसे कैसे चीज़ें ली है ना, मतलब काम की है, ये आपको बता रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ना कि मोटा मोटा लेखा मैंने बता दिया है। बाकी अभी 2 टेस्ट बचे हैं ना जो जो छूट गए हैं ना, उसमें रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा और रिवाइज हो जाएगा। नहीं 2 टेस्ट बचे हैं ना, उसमें रिवाइज हो जाएगा। लेकिन देखिए चीज़ें जो बताऊंगा ना वो चीज़ें सब वही है ना, इसलिए क्या ही मतलब बताने से, इसलिए। तो मेरे हिसाब से क्या है ना कि ये जो है ना एंड हो गया है।